रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वास्तव में जब मैंने इस कहानी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा, पूरा जब मैंने इस कहानी को लिखा, तो मैंने सोचा कि मैंने आप लोग को लगभग इस चैनल मिलाकर और जो मेरा ओल्ड चैनल था उसको मिलाकर तकरीबन 900 से ज़्यादा एपिसोड सुनाए हैं, लेकिन आज तक मैंने इस तरीके का क्राइम होता हुआ नहीं देखा। क्योंकि आज की कहानी के अंदर जो हुआ, यकीनन दोस्तों आप लोगों ने पहले कभी इस तरीके की कहानी को कभी नहीं सुना होगा। और दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग कई बार सस्पेंस वाली मूवियाँ देखते हैं, उन मूवी में जो सस्पेंस होता है, आज की कहानी की जो स्क्रिप्ट है, ये किसी मूवी से कम नहीं है। और ये कहानी जब मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो कई बार आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये कहानी पैरते हुए दिखाई पड़ रही है, बहुत लंबी, इधर उधर खिंचती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन वास्तव में जब आप लोग इस कहानी का निचोड़ सुनेंगे और उसके बाद में आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि वास्तव में आप लोगों ने क्या पहले कभी इस तरीके की कहानी सुनी है, तो आप लोगों के अंदर से, दिल से, जहन से सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि इस तरीके की कहानी पहले कभी नहीं सुनी। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है जिस ज़िले को हम लोग एटा के नाम से जानते हैं। और इसी एटा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, नया गांव थाना। और इसी नया गांव थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अल्हापुर। और इसी अल्हापुर में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम रमाकांत है। वो अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। रमाकांत, उनकी पत्नी है जिसका नाम अलका है। पत्नी की उम्र तकरीबन 32 साल के आसपास है। रमाकांत और अलका की 2 बेटियां हैं। दोनों ही बेटियां नाबालिग हैं, छोटी हैं, इसलिए उनके नाम इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि अगर कोई नाबालिग है तो उसके नाम की प्राइवेसी रखना हमारा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। अब ये जो परिवार है बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। और जो बड़ी वाली बेटी है अलका की और रमाकांत की, इस बेटी को इन्होंने अपनी नंसार भेज दिया था, यानी बड़ी वाली बेटी नंसार में रह रही थी। अब दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 5 अक्टूबर साल 2024। और इसी 5 अक्टूबर साल 2024 को ये जो परिवार था, कहने को तो इस परिवार के पास में सब कुछ था, जो ज़िंदगी थी बढ़िया पटरी पर चल रही थी, ठीक ठाक पैसे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी 5 अक्टूबर को कुछ ऐसा होता है कि जो अलका होती है, ये अचानक से अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो बस अभी गई और अभी लौट कर आई। अब जो अलका होती है सुबह सुबह निकल तो जाती है। पति रमाकांत सोचता है कि कुछ मार्केट का काम होगा, लौट आएगी। लेकिन उसके बाद में जो अलका होती है, शाम का वक्त होता है और ये लौट कर नहीं आती है। रमाकांत अलका का मोबाइल नंबर लगाते हैं, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। अब रमाकांत की थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हैं। रमाकांत अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मार्केट भी जाते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन पत्नी अलका के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस इस मामले में जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी को अगर 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाएगा, अगर वो लौट कर नहीं आई, तो हम फिर इस केस में छानबीन शुरू करेंगे और तुम्हारी पत्नी को ढूंढने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक जगह पड़ती है जसरतपुर। और इसी इलाके के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि पुलिस को फ़ोन आता है कि इस तरीके से एक महिला की डेड बॉडी मिली है। अब जब पुलिस को इस तरीके से फ़ोन आता है तो पुलिस तुरंत वहाँ पर मौके पे पहुँचती है। मौके पे जब पहुँचती है तो जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिए गए थे उससे पता चल जाता है कि ये जो डेड बॉडी है ये किसी और की नहीं बल्कि अलका की है। अलका के परिवार वालों को खबर कर दी जाती है कि इस तरीके से अलका की डेड बॉडी जो है वो इस तरीके से जसरपुर इलाके में एक खेत के अंदर मिली है, लिहाजा तुम लोग आ जाइए, डेड बॉडी को क्लेम कर लीजिए। उसके बाद में डेड बॉडी को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। अब जो रमाकांत थे अपनी छोटी बेटी के साथ में दौड़े दौड़े, भागे भागे बाकी रिलेशन वालों के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं, डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं। पुलिस वाले तुरंत डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार आ जाएगी तो डेड बॉडी को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो डेड बॉडी की पहचान हो चुकी थी, सारी चीज़ें ठीक थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेड बॉडी की पहचान ही नहीं होती है, तो उसमें पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन इस वाले केस में जो डेड बॉडी की पहचान थी, ये अलका नाम की महिला जिसकी उम्र 32 साल के आसपास थी, जो कि कल लापता हुई थी, उसके रूप में हो जाती है। लिहाजा पुलिस को अब ये केस सुलझाना था, तो सबसे पहले पुलिस जो थी वो अब रमाकांत से पूछताछ करती है कि किस समय तुम्हारी पत्नी निकली थी और किस समय तुमने फ़ोन लगाया।
तो रमाकांत अपने सारे बयान पुलिस को लिखवाता है कि इस तरीके से सुबह ये कहकर गई थी कि जल्द ही लौट आएगी, लेकिन जब नहीं आई तो हमने हर जगह ढूंढा, उसका फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ गया। तो उसके बाद में हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब मेरी पत्नी के साथ में किसने ये क्या कर दिया, किसने उसकी हत्या कर दी साहब, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन कातिल जो भी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसने जिस बेरहमी से मेरी पत्नी को मारा है वो माफ़ नहीं होना चाहिए। अब पुलिस जो थी वो इस पति रमाकांत के सारे बयान लिखवाती है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस को कम से कम कत्ल का मोटिव मिलना चाहिए था, क्योंकि मोटिव मिलेगा तो कातिल जो है उस तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। लिहाजा पुलिस जो थी वो रमाकांत से फिर से पूछताछ करती है, कहती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है या फिर तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी। तो जो पति होता है कहता है साहब ना तो मुझे किसी के ऊपर शक है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। तो पुलिस पूछती है कि क्या कोई ऐसी पुरानी रंजिश हो जिसके तहत तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दी गई हो और तुम्हें ध्यान ना आ रहा हो। तो जो रमाकांत जी होते हैं कहते हैं साहब न मेरी किसी से कोई पुरानी रंजिश है, न किसी से कोई दुश्मनी और न किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ है। हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले पूछते हैं कोई ज़मीनी विवाद हो या फिर अलका का किसी से झगड़ा हुआ हो। तो रमाकांत कहते हैं कि अलका का किसी से झगड़ा हुआ हो तो कम से कम मुझे पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो अलका का किसी से झगड़ा हुआ है, ना हमारी किसी से दुश्मनी रंजिश, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब पुलिस ने जितने भी एंगल से रमाकांत जी से पूछताछ की थी, रमाकांत जी यही बताते हैं कि उनकी पत्नी का किसी से भी कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद में पुलिस बातों ही बातों में ये भी इशारा करती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पत्नी के किसी से कोई रिश्ते हों, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर अगर 25 से फिर 20 साल से 35 साल के बीच में कोई भी महिला जिसकी हत्या हो जाती है, जो अचानक से गायब हो जाती है, तो पुलिस का पहला मोटिव यही रहता है। पुलिस को यही अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि अवैध संबंधों में हत्या हो गई हो, प्रेम संबंधों में हत्या हो गई हो। अगर गुमशुदगी वाला मामला होता है तो उसमें सोचा जाता है कि हो सकता है कि प्रेमी के साथ फरार हो गई हो। तो पुलिस बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में ये भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रमाकांत जी होते हैं वो कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस मामले में रमाकांत जी के बयान दर्ज कराती है। उसके बाद में जो रमाकांत जी होते हैं इनके घर वालों के साथ में उनसे भी पूछताछ करती है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। वहाँ पर जिस इलाके से ये निकली थी सारी ही जगहों के सीसीटीवी फुटेज कैद कर लिए जाते हैं कि किसी के साथ जाते देखा हो, आते देखा हो, लेकिन कहीं से भी जब पुलिस को कोई मदद नहीं मिलती है तो पुलिस सोचती है कि अब इस मामले को टेक्निकल तरीके से सुलझाना पड़ेगा। लिहाजा अब पुलिस जो थी वो रमाकांत जी से इस अलका का नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद में अब इसके मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही इसके मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है अलका के मोबाइल का, तो पुलिस को बड़ी अजीब चीज़ दिखाई पड़ती है। दरअसल एक नंबर ऐसा है जिस नंबर पर अलका पिछले कई सालों से घंटों घंटों बात कर रही है। अब इस तरीके से एक नंबर पर घंटों घंटों बात हो जाना, लास्ट बार भी उसी से बात हुई थी, लिहाजा पुलिस को अब इस नंबर के ऊपर थोड़ा सा शक होता है कि भैया ये नंबर किसका है कि जिस पे अलका इतनी ज़्यादा बात करती है, जबकि अलका शादीशुदा है, उसकी 2 बेटियां हैं। अब जब पता लगता है कि अलका इस नंबर पे बात करती है तो पुलिस वाले जो थे वो इसके नंबर के बारे में तलाश शुरू करते हैं कि भैया ये नंबर किसका है। तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये अलका के ही मायके में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष है, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है, इस व्यक्ति का ये नंबर है। अब पुलिस सुभाष के बारे में पता करती है कि भैया सुभाष कौन है, तो पता चलता है कि सुभाष के ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, रेप के मामले भी दर्ज है और 7 महीने पहले से ही ये जेल से छूटकर बाहर आया है। अब जब सुभाष के बारे में पता चलता है तो पुलिस जो थी वो अब सुभाष के बारे में तफ्तीश शुरू करती है कि सुभाष कहाँ है। लिहाजा अब पुलिस जो थी वो सुभाष की तलाश जारी कर देती है। तो सबसे पहले पुलिस जो थी वो सुभाष के गांव में पहुंचती है। ये गांव वही गांव था जिस गांव की अलका रहने वाली थी, जिस गांव का मायका अलका का था। अब जैसे ही सुभाष के घर पर पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि सुभाष घर से गायब है। अब पुलिस बड़ा मुश्किल में पड़ जाती है कि एक थोड़ी सी लीड पुलिस को मिली थी, अब वही व्यक्ति घर से गायब हो गया है। लिहाजा पुलिस जब इस गांव में आई थी तो पुलिस ये भी पता करती है कि इस लड़की अलका की बड़ी बेटी इस गांव में रहती थी, उससे मुलाकात कर लीजिए। अब जैसे ही अलका के मायके में पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि जो लड़की है वो भी घर से गायब है। अब पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि कड़ी तो नहीं जुड़ रही है। हालांकि उसकी बड़ी लड़की और सुभाष का क्या ताल्लुक, जबकि सुभाष तो अलका से ही फ़ोन पे बात करता था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा शक तो होता है। इसलिए पुलिस अब सुभाष और अलका और इसकी जो बेटी थी, इन तीनों के बीच में क्या एंगल था इसके बारे में तलाशी शुरू करती है। अब पुलिस जगह जगह पर अपनी मुखबिर एक्टिव कर देती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो सुभाष है और अलका की जो बड़ी वाली बेटी है, जो अपने नंसार में रह रही थी, अपनी नानी के यहाँ रह रही थी, तो पता चलता है कि एक जगह है नगला किलू,
इस इलाके में 10 अक्टूबर से पहले की ये बात है, यानी 6 अक्टूबर को ये मामला हुआ था और 9 अक्टूबर के आसपास पुलिस को ये खबर मिलती है कि नगला किलू के पास में जो सुभाष है और अलका की बड़ी बेटी, इन दोनों को देखा गया है। अब जैसे ही इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है कि सुभाष के साथ में अलका की बड़ी बेटी और अलका का ही मर्डर हुआ है, अलका की ही हत्या हुई है, जबकि जो सुभाष है उसके ही संबंध अलका के साथ में दिखाई पड़ते हैं, तो बेटी का क्या ताल्लुक। पुलिस कंफ्यूज तो होती है, लेकिन पुलिस के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं और फिर पुलिस सोचती है कि इन सारे सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो या तो अलका की बेटी दे सकती है या फिर सुभाष दे सकता है। लिहाजा अब पुलिस 10 अक्टूबर को इस नगला किलू में छापा मारती है और सुबह के तकरीबन 5:52 के आसपास सुभाष और अलका की बड़ी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आया जाता है और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो अलका को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन पुलिस के पास भरपूर सबूत थे। जो सुभाष था ये लगातार पिछले कुछ समय से अलका से बातचीत कर रहा था, बल्कि कुछ समय से नहीं, यूँ कहें तो सालों से बातचीत कर रहा था। लिहाजा पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है। अब जब पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं, यकीनन दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके की कहानी शायद ही पहले कभी सुनी हो। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब अलका की शादी रमाकांत जी के साथ में तय होती है। अलका की शादी रमाकांत जी के साथ में तय होती है। उस समय अलका जो थी ये सुभाष के साथ में प्रेम संबंधों में थी। सुभाष ये वही व्यक्ति है जो उसकी बेटी के साथ में पकड़ा गया है। अब अलका के सुभाष के साथ में रिश्ते थे और इधर अलका का जो रिश्ता था ये रमाकांत के साथ में इसकी शादी तय हो जाती है। तो अलका को चाहिए था कि अगर वो सुभाष से प्रेम करती है तो वो अपने घर वालों को बताए, लेकिन यहाँ पर उसने अपने घर वालों को नहीं बताया, बल्कि उसने रमाकांत से शादी कर ली। अब रमाकांत से शादी तो कर ली, उसके साथ में शादीशुदा ज़िंदगी बिताना तो शुरू कर दी, लेकिन जब कभी भी अपने मायके जाती तो मायके जाने के बाद में सुभाष से मुलाकात करती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। यही सारी चीज़ें जो थी वो लगातार चलती रहती है। थोड़ा समय गुजरता है, अब अलका को एक बेटी हो जाती है। बेटी होती है तो सोचती है कि सारी ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी, घर में एक बेटी आ गई, लक्ष्मी आ गई है। लेकिन जो अलका थी इसका जो चालो चलन था ये वैसा का वैसा ही था। ये लगातार अब घंटों घंटों सुभाष से फ़ोन पे बात करना चालू कर देती, क्योंकि जो रमाकांत जी थे ये काम वाले व्यक्ति थे और कई बार ऐसा होता था कि घर पे लेट आते थे, कई बार ऐसा होता था कि 1-2 दिन के बाद भी आते थे। अब इसी बातों का जो फ़ायदा था ये अलका उठा रही थी। एक बेटी हो जाने के बाद भी इसका जो कदम जो बहक चुका था वो अभी थमा नहीं था, बल्कि इसका जो रास्ता था ये और भी ज़्यादा बुराइयों की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये सुभाष से 1 घंटा नहीं बल्कि पूरी रात कभी वीडियो कॉल पे बात करती, कभी ऑडियो कॉल पे बात करती। इसी बीच में समय गुजरता रहता है, दूसरी वाली बेटी हो जाती है। जो सुभाष था इसके जो रिश्ते थे ये ज्यों के त्यों थे। अब जो बड़ी वाली बेटी थी ये भी बड़ी होने लगी थी। अब जो कहीं वो अपनी माँ को इस तरीके से किसी से फ़ोन पे बात करते हुए देखती तो कहीं ना कहीं उसकी जो परवरिश थी उस पर भी फ़र्क पड़ता है और वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। और ये जो बड़ी वाली लड़की थी जो अभी भी नाबालिग थी, इसके अवैध रिश्ते कहें या फिर यूँ कहें कि प्रेम संबंध एक व्यक्ति होता है अखिल, उसके साथ में हो जाते हैं। अखिल जो कि इसी रमाकांत जिस गांव में रहते हैं, जिस गांव में अलका रहती है, जहां पर अलका की शादी हुई है, उसी गांव का रहने वाला है। जब अलका को ये पता चलता है कि उसकी जो बड़ी वाली बेटी है ये अखिल नाम के लड़के से बात करती है, तो अलका जो थी अपनी बड़ी वाली बेटी को अखिल से बात करने के लिए रोकती है। तो उस समय जो बड़ी वाली बेटी होती है वो अलका से सिर्फ एक ही बात कहती है, क्या माँ तुम किसी से बात नहीं करती? तुम तो शादीशुदा होने के बावजूद भी पिता से तुम धोखा करती हो और किसी और से बात करती हो। उस समय अलका के पास में कोई जवाब नहीं होता है। उसके बाद में जो अलका की बड़ी वाली बेटी थी जिसके अखिल के साथ में रिश्ते थे, ऑलरेडी वो एक और व्यक्ति के संबंधों में आती है और ये व्यक्ति होता है अनिकेत। यानी अखिल और अनिकेत इन दोनों के साथ में संबंधों में आ जाती है, इन दोनों से बात करती है, इन दोनों से शारीरिक संबंध बनाती है। अब ये सारी चीज़ें जब अलका को पता चलती हैं कि उसकी बड़ी बेटी जो अभी नाबालिग है और एक नहीं बल्कि वो 2-2 लड़कों को चला रही है, 2-2 लड़कों के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। अलका जो थी इन दोनों ही लड़कों के बारे में पता करती है कि कैसे लोग हैं, कैसे परिवार से हैं। सोचती है कि अगर चलो ठीक है बेटियां नहीं मान रही है तो एक से शादी कर देंगे। लेकिन जब अलका पता करती है तो पता चलता है कि जो अखिल और अनिकेत हैं ये दोनों सही लड़के नहीं हैं। इसलिए अलका अपनी बेटी को समझाती है, लेकिन बेटी अपनी माँ से सिर्फ वही बात कहती है जो उसने पहले कही थी, क्या माँ तुम्हारे किसी के साथ में कोई रिश्ते नहीं है? मेरी मर्जी आएगी, जो करूँगी सो करूँगी। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो मैं पिताजी से शिकायत कर दूँगी, तुम इस तरीके से कर रही हो। दोस्तों बड़े बूढ़े हमेशा करते हैं कि अगर अपने बच्चे की शादी करने जाओ तो कम से कम उसकी माँ को देखो। दोस्तों अगर माँ सही होती है तो बेटी भी सही होती है।
और यहाँ पर अलका की जो छत्र छाया थी ये इस बेटी के ऊपर भी पड़ चुकी थी, इसलिए ये जो बिटिया थी ये गलत रास्ते पे चल चुकी थी। लिहाजा अलका जो थी अपने पति रमाकांत को इस बारे में बताती है। रमाकांत फैसला करते हैं कि बिटिया को इसकी नंसार भेज देंगे। अब जो बिटिया थी इसको इसकी नंसार भेज दिया जाता है। बिटिया जो थी नंसार में जाके रहने लग जाती है और जब वहाँ पर रहना चालू करती है तो इसके जो मामा होते हैं, थोड़ा समय गुजरता है तो उसके मामा से एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी जो भांजी है उसके चालो चलन ठीक नहीं है, बल्कि वो गांव में ही एक रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 37 से 38 साल के आसपास है, उसके साथ में प्यार मोहब्बत के रिश्तों में है, या फिर यूँ कहें कि अवैध रिश्तों में। अब जैसे ही मामा को ये बात पता चलती है तो मामा जो थे वो अलका को कॉल करते हैं, कहते हैं कि अपनी बेटी को बुला लो, अगर ये यहाँ पर कुछ दिन रही तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अब अलका जब इस तरीके की बात सुनती है तो अलका को बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि यहाँ पे रह के तो 2 लड़कों के साथ में संबंध बना रही थी, वहाँ पर पहुँच इसने 38 से 40 साल के आदमी ढूंढना शुरू कर दिए। लिहाजा जो अलका थी इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाती है कि इस बारे में ये अपने पति से जिक्र नहीं करती है, बल्कि सीधे अपने प्रेमी को कॉल करती है। जब ये अपने प्रेमी को कॉल करती है, जिसका नाम सुभाष होता है, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है, उससे ये कहती है कि देखो मेरी एक बेटी है जो इस समय अपनी नानी के घर है, तुम उसे अच्छी तरीके से जानते हो, वो कई लड़कों से बात करती है, उसका चालो चलन ठीक नहीं है, अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी और बदले में तुम मेरे साथ सो लेना, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना लेना। जो सुभाष था बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सुभाष जब वहाँ पर पहुँचता है तो ये जो लड़की बताई गई थी सुभाष को, सुभाष उस लड़की को लेता है, अपने साथ पहुँचता है और उसके बाद में अलका को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अलका कहती है कि ठीक है। उसके बाद में सुभाष कहता है कि मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया, लेकिन तुमने मुझसे 50,000 रुपये का वादा किया था और मेरे साथ सोने का वादा किया था, लिहाजा अब जो मेरे 50,000 रुपये हैं वो मुझे दिए जाए। अलका जो थी वो 50,000 रुपये के लिए टाल मटोल करने लगती है, कहती है दे देंगे, और जहाँ रही सोने की बात तो जैसे ही तुमसे मिलूंगी तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। जो सुभाष था इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए जब ये बार बार फ़ोन करता है, अलका से बार बार पैसों के लिए बोलता है, तो अलका इनकार करती है, कहती है कि वैसे अभी है नहीं, दे दूंगी, सोने की बात रही तो सो जाऊंगी, तुम ज़्यादा मत काट रहे हो, ऐसा वैसा। तो उसके बाद में सुभाष जो था वो अलका को एक दिन फ़ोन करता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे ही साथ में है और मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, लिहाजा अपनी बेटी को ले जाओ, और उसके बाद में मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुमने मुझसे झूठा वादा किया है। अब अलका जब इस तरीके की बात सुनती है कि बेटी अभी तक जिंदा है, मरी नहीं है, तो उसके बाद में ये कहती है कि तुम मेरे ही सामने अगर मेरी बेटी का कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें बदले में 50,000 रुपये दूंगी और सामने ही तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बना लूंगी, क्योंकि इस बार अलका को लग रहा था कि इसने अगर नहीं मारा तो भला कौन मारेगा। लिहाजा जो सुभाष था कहता है ठीक है। उसके बाद में सुभाष कहता है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही इसका खेल ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद में 5 अक्टूबर साल 2024 को जो अलका थी अपने पति से कहती है कि मैं काम से कहीं जा रही हूँ और जल्द ही लौट आऊँगी, और ये पहुँच जाती है सुभाष के पास में। सुभाष के पास जब पहुँचती है तो उस समय जो अलका की बड़ी वाली बेटी होती है ये सुभाष के ही साथ में होती है। सुभाष उस बड़ी वाली बेटी के बाल पकड़ता है और बाल पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी है, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो जो बड़ी वाली बेटी होती है उस सुभाष के साथ में गले मिलकर रोने लगती है, कहती है कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए और मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब सुभाष के दिल में लड्डू फूटते हैं कि शादी की बात कर रही है एक लड़की जो अभी नाबालिग है और मेरी उम्र 38 साल के आसपास है। तो सुभाष कहता है कि बताइए। तो जो अलका की लड़की होती है जो सुभाष के साथ में थी वो कहती है कि तुम मेरी माँ अलका की हत्या कर दो और उसके बाद में हम लोग शादी कर लेंगे। दरअसल दोस्तों जो अलका थी जिसने सुभाष से ये कहा था कि उसकी बेटी की हत्या कर दो, और उसकी जो बेटी नंसार में रह रही थी, नानी के यहाँ रह रही थी, उसके नानी के यहाँ रहने के बाद में जिस बुजुर्ग व्यक्ति से संबंध की बात आई थी वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि सुभाष ही था। सुभाष ही वो व्यक्ति था जो माँ से भी संबंध बना रहा था और अलका की बेटी से भी संबंध बना रहा था। लिहाजा जब अलका अपनी बेटी को मारने की सुपारी देती है तो उसी समय सुभाष जाकर बेटी को सारी बात बताता है, और उसके बाद ये लोग जो अलका होती है उसे ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के तहत आज इन्होंने अलका को अपने पास बुला लिया था। उसके बाद में ये दोनों अलका के ऊपर टूट पड़ते हैं और इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं कि अलका बहुत ही दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है और इन दोनों से रहम की भीख मांगने लगती है। लेकिन इन दोनों का दिल नहीं पसीजता है, उसकी ही चुंडी से उसके गले को दबाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को जंगलों में फेंक आते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने ये पूरा केस सुना तो पुलिस बड़ा हैरान हुई कि एक माँ ने
अपनी बेटी की सुपारी जिस व्यक्ति को दी थी वो उसकी बेटी का ही प्रेमी निकला, और उसके बाद में उस माँ को ही इस दुनिया से इन लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहवा दिया। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस मामले में और भी छानबीन कर रही है, और जो बेटी है इसका भी हाथ है, तो दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिस तरीके की भी सज़ा इनको मिलेगी, जिस तरीके की अपडेट इस केस के अंदर होगी, क्योंकि अभी 6 अक्टूबर का ये मामला है और 10 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर के आसपास, आज तारीख है 12 अक्टूबर, तो कल के दिन ही इस केस का खुलासा हुआ है। बहरहाल जो भी अपडेट होगी मैं आप लोग के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं हमारी तरफ से आपको दशहरा की हार्दिक मुबारकबाद। तो सुनील त्यागी जी आपको भी दशहरा बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर बहुत ही अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया जी हैं, लिखते हैं आपकी कहानी सबसे अलग होती है भाई साहब, बताने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है। तो सोनिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एमडी रिजवान अली हैं, लिखते हैं लव यू सर। तो रिजवान अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हमारे प्रिय देव कुमार जी, जो आज काफ़ी दिनों के बाद में कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, डॉक्टर ने मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा है। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। देव कुमार जी लिखते हैं बहुत दिनों में कमेंट्स कर रहा हूँ मैं तुम्हारे भाई, कैसे हो आप सभी? डॉक्टर ने मना कर दिया था फ़ोन चलाने के लिए, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो देव कुमार जी आप अपना ख्याल रखिएगा, बस लाइक कर छोड़ दीजिएगा, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद में कमेंट्स कर देना। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं हमारी तरफ से आपको दशहरे की हार्दिक मुबारकबाद। रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपका शुक्रिया। ये चौधरी हैं, लिखते हैं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, सोचना कभी असंभव है, यानी ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो ये चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं क्या बता लोग ऐसे कैसे करते हैं, तो वो अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो फिर किसी और की क्या होगी, ऐसा कभी इंसान को नहीं करना होता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राधे श्याम शर्मा है या फिर वर्मा है, कहानी में समझ नहीं आया। इनका नाम है दिबाग खैरा करके, तो उनका नाम वर्मा था, शायद आपको समझ ना आया हो क्योंकि माइक में कई बार आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन अंसारी हैं और ये लिखते हैं वाई आर यू बोरिंग इन योर स्टोरीज टू दी व्यूअर्स। तो सलाउद्दीन जी पहले तो आप अपनी इंग्लिश ठीक कर लीजिए, और मुझे गाइड करने के लिए आप जैसे मेरे बहुत सारे मित्र आते हैं, लेकिन कुछ जो आपकी तरह नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उन सब से उनके नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ने के लिए जो ताकत मिलती है वो मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय जो मेरे साथ शुरुआत से आज तक जुड़े हुए हैं वो देते हैं। बहरहाल आपको नेगेटिव कमेंट्स करना है आप करिए, आपको कहानी अच्छी लगती है बताइए, नहीं अच्छी लगती है तो मैं उसमें सुधार करूँगा। दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। और दोस्तों कल के दिन संडे है तो सुपर संडे वाली जो स्टोरी है सुबह 10 बजे आएगी, इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन, जब तक के लिए बाय बाय।